8 मार्च 2026 की उस रात की जरा कल्पना कीजिए, अहमदाबाद का नरेंद्र मोदी स्टेडियम। है ना? बिल्कुल। वो खचाखच भरा हुआ स्टेडियम, चारों तरफ गूंजती हुई आवाजें और फ्लड लाइट्स की चकाचौंध। और उस सब के बीच T20 वर्ल्ड कप की वो चमचमाती हुई ट्रॉफी। हाँ, और उस ट्रॉफी को थामे हुए रोहित शर्मा और MS धोनी मैदान पे खड़े हैं, लेकिन उनके साथ एक 67 साल का आदमी भी खड़ा है। महान कपिल देव। सही कहा। मतलब एक ऐसा आदमी जिसके बिना शायद उस स्टेडियम में वो आत्मविश्वास या वो जीत का जज्बा होता ही नहीं। वो इंसान जिसे कभी बचपन में चंडीगढ़ की गलियों में बचा हुआ बच्चा कहकर टीम से निकाल दिया जाता था। हाँ बिल्कुल। देखिए, ये तस्वीर अपने आप में एक पूरा इतिहास समेटे हुए है। उस रात मैदान पर 3 पीढ़ियों के कप्तान एक साथ थे। लेकिन कपिल देव को वहाँ देखकर ऐसा लग रहा था मानो वो सिर्फ एक पूर्व खिलाड़ी नहीं, बल्कि भारतीय क्रिकेट के उस पूरे उद्गम के प्रतीक हो। सही बात है। एक ऐसी नींव जिस पर आज की ये पूरी आधुनिक और आक्रामक क्रिकेट संस्कृति खड़ी है। एकदम सही। और यही आज के हमारे इस गहन विश्लेषण का सबसे अहम बिंदु है। आज हमारे पास जो स्रोत हैं, जैसे हिंदुस्तान टाइम्स के लेख, विकिपीडिया के विस्तृत आंकड़े, फाइनेंशियल एक्सप्रेस की व्यापारिक रिपोर्ट्स और खुशी NGO का डेटा। काफी अलग अलग तरह के स्रोत हैं आज। बिल्कुल। और इन सब का लक्ष्य सिर्फ कपिल देव के क्रिकेट के रिकॉर्ड्स की कोई सूची बढ़ना नहीं है। आज हमारा मिशन उस मानसिकता की गहराई में उतरना है जिसने एक दुबले पतले लड़के को हरियाणा हरिकेन बनाया। और सिर्फ क्रिकेट ही नहीं, बल्कि रिटायरमेंट के बाद 270 करोड़ रुपए का एक विशाल बिजनेस एम्पायर खड़ा कर दिया। ठीक है, आइए इसको समझते हैं। शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से वो बचा हुआ बच्चा अपनी कहानी शुरू करता है। तो इस कहानी की जड़ें जाती हैं 6 जनवरी 1959 को। चंडीगढ़ के एक टिम्बर मर्चेंट परिवार में उनका जन्म हुआ था। और स्रोतों में उनके बचपन का जो सबसे दिलचस्प और कहूँ तो मार्मिक किस्सा है, वो गली क्रिकेट का है। वो टीम में ना चुने जाने वाला किस्सा। हाँ, जब भी मोहल्ले में टीमें चुनी जाती थी तो कपिल अक्सर वो अंतिम बच्चे होते थे जिसे कोई कप्तान अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था। अरे बाप रे, क्यों? क्योंकि वो शारीरिक रूप से बहुत कमजोर और दुबले पतले थे। मतलब ये सोचने कितना अजीब लगता है यार। जो इंसान आगे चलकर दुनिया के सबसे खूंखार तेज गेंदबाजों में से एक बना, जिसके नाम 434 टेस्ट विकेट रहे, हाँ, उसे कभी गली क्रिकेट में कोई टीम में नहीं लेना चाहता था। और यहाँ सबसे हैरत अंगेज बात ये है कि यहीं से मनोविज्ञान का वो पहलू शुरू होता है जिसे हम उपेक्षा से पैदा हुई जिद कह सकते हैं। जब उस छोटे से कपिल ने ये बात अपनी माँ को बताई और कहा कि वो एक तेज गेंदबाज बनना चाहते हैं, तो उनकी माँ ने कोई झूठी तसल्ली नहीं दी उन्हें। अच्छा, तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने कपिल के लिए रोज एक्स्ट्रा रोटियां बनानी शुरू कर दी। अरे वाह। देखिए, ये सिर्फ कार्बोहाइड्रेट या शारीरिक ताकत देने की बात नहीं थी, ये उस रवैये को पोषण देना था जो मानता है कि अगर दुनिया आपको कमजोर समझती है तो आपको अपनी ताकत खुद बनानी होगी। क्या बात है। बिल्कुल। और इस रवैये की सबसे भयानक परीक्षा तो 70 के दशक के भारतीय क्रिकेट में हुई थी ना। हाँ, उस समय भारतीय क्रिकेट का मतलब सिर्फ और सिर्फ स्पिन गेंदबाजी हुआ करता था। तेज गेंदबाजी तो जैसे वेस्ट इंडीज, इंग्लैंड या ऑस्ट्रेलिया की जागीर थी। वो एक एलीट क्लब था जहाँ भारतीयों की कोई एंट्री नहीं थी। हाँ। चयनकर्ताओं का सीधा सा ताना होता था कि भारत तेज गेंदबाज पैदा ही नहीं करता। ये तो बिल्कुल वैसा ही हो गया जैसे आज के समय में कोई स्टार्टअप फाउंडर किसी VC के पास जाए, हाँ, और वो इन्वेस्टर कहे कि भाई तुम्हारे प्रोडक्ट का तो दुनिया में कोई मार्केट ही नहीं है। ये एनालॉजी काफी हद तक सटीक है, क्योंकि जब इन्वेस्टर कहता है कि मार्केट नहीं है तो एक आम फाउंडर हार मान लेता है। सही बात है। लेकिन एक विजनरी फाउंडर अपनी जिद से एक पूरी नई इंडस्ट्री खड़ी कर देता है। कपिल ने ठीक यही किया। उन्होंने उस ताने को, उस गुस्से को अपना ईंधन बनाया। बिल्कुल। अगर आप 1981 के मेलबर्न टेस्ट की उस घटना को देखें तो ये बात एकदम साफ हो जाती है। उफ, मेलबर्न टेस्ट का वो वाकया, वो तो किसी मेडिकल चमत्कार और पागलपन के बीच की लाइन को ही धुंधला कर देता है। हाँ, उनकी जांघ की मांसपेशी पूरी तरह से फट चुकी थी। दर्द इतना भयानक था कि उन्हें पेन किलर्स के सहारे रहना पड़ रहा था। और सुनील गावस्कर ने उन्हें आराम करने को कहा था, है ना? हाँ, जो उस समय सबसे अनुभवी खिलाड़ी थे। उस समय ऑस्ट्रेलिया को जीतने के लिए बहुत ही कम रन चाहिए थे। मैच लगभग हाथ से निकल चुका था। तो कोई भी सामान्य इंसान उस स्थिति में ड्रेसिंग रूम में ही बैठना पसंद करता है। लेकिन
कपिल ने उस असहनीय दर्द के बीच 16.4 ओवर गेंदबाजी की सिर्फ 28 रन देकर 5 विकेट झटके। और भारत वो मैच 59 रनों से जीत गया। मतलब ये सिर्फ शरीर की जीत नहीं थी, ये इस बात का प्रमाण था कि जब दिमाग हार मानने से इनकार कर दे तो शरीर को उसकी बात माननी पड़ती है। बिल्कुल सही। और यही अड़ियलपन, यही जिद हमें 1983 के वर्ल्ड कप में उस ऐतिहासिक दिन देखने को मिली जिम्बाब्वे के खिलाफ ट्यूनब्रिज वेल्स के मैदान पर। वो मैच। स्रोतों के अनुसार वो स्थिति तो किसी बुरे सपने जैसी थी। भारत का स्कोर 17 रन पर 5 विकेट हो चुका था। जरा उस ड्रेसिंग रूम के सन्नाटे की कल्पना कीजिए। सब मान चुके थे कि वर्ल्ड कप का सफर अब खत्म है, लेकिन फिर कपिल मैदान पर उतरे। और उस पारी को आज भी क्रिकेट इतिहास में एक मास्टर क्लास माना जाता है। उन्होंने 138 गेंदों का सामना किया और 16 चौकों और 6 छक्कों की मदद से नाबाद 175 रन ठोक दिए। हाँ, और सैयद किरमानी के साथ 9वें विकेट के लिए 126 रन की साझेदारी की। वो सिर्फ एक आंकड़ा नहीं था, वो एक मनोवैज्ञानिक वापसी थी। और सबसे बड़ी विडंबना देखिए कि बीबीसी की हड़ताल के कारण उस पारी का कोई वीडियो ही मौजूद नहीं है। शायद इसी वजह से वो पारी एक किंवदंती बन गई है। जिसने भी वो मैच अपनी आंखों से देखा, उसकी सोच हमेशा के लिए बदल गई कि असंभव जैसी कोई चीज होती भी है। लेकिन यहाँ बात बहुत दिलचस्प हो जाती है। कैसे? जब वो इतने बेहतरीन खिलाड़ी बन गए और उन्हें कप्तानी सौंपने की बात आई, तो उनके सामने एक ऐसी दीवार खड़ी की गई जिसका क्रिकेट से कोई लेना देना ही नहीं था। आप भाषा की दीवार की बात कर रहे हैं? हाँ, चयनकर्ताओं ने उनकी कमजोर अंग्रेजी पर सीधा सवाल उठाया। उनका मानना था कि कप्तान को प्रेस के सामने अच्छी अंग्रेजी बोलनी आनी चाहिए। अब मेरा सवाल यह है कि जब कपिल ने इसके जवाब में अंग्रेजी सीखना शुरू कर दिया, तो क्या ये उस एलीट सिस्टम के आगे घुटने टेकना नहीं था? ये बहुत ही शानदार सवाल है। मतलब क्या ये मान लेना नहीं था कि बिना अंग्रेजी के आप महान बन ही नहीं सकते? अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़कर देखें, एक लीडर के नजरिए से, तो ये झुकना बिल्कुल नहीं था। अच्छा, तो फिर क्या था? इसे विशुद्ध व्यावहारिकता या प्रैग्मेटिज्म कहते हैं। कपिल देव को ये बात समझ आ गई थी कि ये भाषा उनके विरोधियों का सबसे बड़ा हथियार है, और एक सच्चा योद्धा वही होता है जो दुश्मन का हथियार छीनकर उसी पर इस्तेमाल करे। अरे वाह! उन्होंने अपने साथी खिलाड़ियों से उच्चारण सीखा, किताबों के साथ घंटों वक्त बिताया। अंग्रेजी इसलिए नहीं सीखी क्योंकि उन्हें वो भाषा पसंद थी, बल्कि इसलिए सीखी ताकि कोई उनकी नेतृत्व क्षमता पर उंगली ना उठा सके। बिल्कुल। यानी उन्होंने उस एलीट स्पेस पर भी कब्जा कर लिया जो उन्हें बाहर रखना चाहता था। एकदम सही। और उसी नेतृत्व का सबसे विराट रूप हमें 1983 के वर्ल्ड कप फाइनल में दिखा। हाँ, लॉर्ड्स के मैदान पर जब भारत वेस्ट इंडीज जैसी खूंखार टीम के खिलाफ सिर्फ 183 रन डिफेंड कर रहा था, और विव रिचर्ड्स जिस खतरनाक फॉर्म में बाउंड्रीज लगा रहे थे, लग रहा था मैच कुछ ही ओवरों में खत्म हो जाएगा। लेकिन फिर वो कैच, मदन लाल की गेंद पर कपिल देव का उल्टे दौड़ते हुए वो चमत्कारी कैच लपकना, गेंद से दूर भागते हुए, अपने कंधे के ऊपर से नजर रखते हुए, वो सिर्फ शारीरिक संतुलन नहीं था, वो वेस्ट इंडीज के मनोवैज्ञानिक दबदबे को तोड़ना था। उस एक कैच और उस जीत ने न सिर्फ क्रिकेट की दुनिया का भूगोल बदल दिया, बल्कि पूरे देश में एक नया आत्मविश्वास भर दिया। बिल्कुल। और अगर उनके व्यक्तिगत आंकड़ों की बात करें, तो वो रिचर्ड हेडली का रिकॉर्ड तोड़कर 434 टेस्ट विकेट लेने वाले दुनिया के पहले गेंदबाज बने। साथ ही 5248 टेस्ट रन भी बनाए। वो आंकड़ों में भी एक संपूर्ण ऑलराउंडर साबित हुए। लेकिन अक्सर देखा जाता है कि खेल के मैदान पर चाहे जो भी रिकॉर्ड हो, रिटायरमेंट के बाद कई महान खिलाड़ियों की जिंदगी क्रिकेट बोर्ड की दया पर कटने लगती है, या पेंशन या कमेंट्री बॉक्स के सहारे। हाँ, लेकिन कपिल देव ने उस रास्ते को भी नकार दिया। मैदान पर हार ना मानने वाला उनका वो विद्रोही रवैया उनके बिजनेस सफर में भी नजर आता है। बिल्कुल आता है। आज उनके पास 270 करोड़ रुपए का एक ऐसा व्यापारिक साम्राज्य है जो बहुत ही डाइवर्सिफाइड है। उनके जीवन का ये पहलू सच में हैरान करने वाला है। 1995 में रिटायरमेंट के लगभग तुरंत बाद उन्होंने देव मस्को लाइटिंग की स्थापना की। और ध्यान देने वाली बात यह है कि उन्होंने कोई ग्लैमरस काम नहीं चुना। बिल्कुल नहीं। स्टेडियम में फ्लडलाइट्स लगाना बहुत ही भारी भरकम और तकनीकी काम है। उन्होंने मोहाली और कटक जैसे बड़े स्टेडियम्स को अपने इसी बिजनेस के जरिए रोशन किया। अगर मैं इसे थोड़ा अलग नजरिए से देखूं, तो स्टेडियम की लाइटिंग का यह बिजनेस बिल्कुल उनकी तेज गेंदबाजी जैसा ही तो है। अरे कैसे? देखिए, दोनों ही काम बेहद तकनीकी हैं।
दोनों में पर्दे के पीछे रहकर बहुत जबरदस्त शारीरिक और मानसिक मेहनत करनी पड़ती है। हाँ, ये तो है। इनमें कोई तुरंत चकाचौंध नहीं मिलती, लेकिन इन दोनों के ही दम पर पूरा मैच रोशन होता है। अगर लाइट ना हो या तेज गेंदबाज शुरुआती झटके ना दें तो खेल आगे ही नहीं बढ़ सकता। क्या बात है, ये बहुत ही सटीक एनालॉजी है। वो पर्दे के पीछे रहकर पूरी व्यवस्था को चलाने में विश्वास रखते हैं और उनका ये सफर सिर्फ लाइट्स तक नहीं रुका, उन्होंने हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में भी कदम रखा। चंडीगढ़ में कैप्टन्स रिट्रीट और पटना में कपिल देव्स 11 जैसे होटल खुले। और सबसे दिलचस्प बात, उन्होंने कर्जत में 41 एकड़ जमीन खरीदी। हाँ, जहाँ 60-65 की उम्र में लोग आराम करना चाहते हैं, वो भविष्य के लिए एक रिसोर्ट का इकोसिस्टम तैयार कर रहे थे। लेकिन मुझे जो बात इन स्रोतों में सबसे ज्यादा चौंकाती है वो है उनका टेक्नोलॉजी और स्टार्टअप्स में निवेश। वो हिस्सा तो सच में कमाल है। एक इंसान जिसने 80 के दशक में क्रिकेट खेला हो, वो आज हार्मोनाइजर सॉल्यूशंस जैसी कंपनी में निवेश कर रहा है जो पावर सेक्टर और एआई में काम कर रही है। और सैमको सिक्योरिटीज में भी, जहां इंडियन ट्रेडर्स लीग की शुरुआत की गई। इसके पीछे उनकी सोच थी कि जैसे T20 ने क्रिकेट को हर गली तक पहुंचा दिया, वैसे ये लीग शेयर बाजार को एक आम इंसान तक पहुंचाएगी। इसके अलावा स्वास्थ्य तकनीक से जुड़ी गोकी और गिग्जो जैसी कंपनियों में भी उनका पैसा लगा है। और हद तो तब हो गई यार जब जून 2025 में उन्होंने बैंगलोर में आर्क ग्लोबल के एक पूरे एआई सेंटर का उद्घाटन कर दिया। बिल्कुल। आखिर एक पूर्व तेज गेंदबाज एआई स्टार्टअप्स का मूल्यांकन कैसे करता है? देखिए, यही उनके निवेश का सबसे बड़ा रहस्य है। स्रोत साफ बताते हैं कि कपिल देव किसी सॉफ्टवेयर या कोड में निवेश नहीं करते। अच्छा। वो लोगों में निवेश करते हैं। वो उन युवा इंजीनियरों और टेक दिमाग वाले लोगों में, जिन्हें हम टेक्नोक्रेट्स कहते हैं, उनकी आंखों में वो भूख और जिद देखते हैं। बिल्कुल वैसे ही जैसे कप्तान किसी युवा टैलेंटेड खिलाड़ी को परखता है। एकदम सही। वो तकनीक पर नहीं, बल्कि उस तकनीक को बनाने वाले के रवैये पर दांव लगाते हैं। और इसी विश्वसनीयता के कारण ब्रांड्स आज भी उनके पीछे भागते हैं। 80 के दशक में वो पामोलिव शेविंग क्रीम और बूस्ट इज द सीक्रेट ऑफ माई एनर्जी, उन विज्ञापनों से लेकर आज के दौर में नोवो नॉर्डिस्क और थ्राइव जैसे एंडोर्समेंट्स तक उनका ब्रांड आज भी पूरी तरह प्रासंगिक है। लेकिन देखिए, इतनी चमचमाती सफलता के बीच हर कहानी में कुछ ऐसे अंधेरे मोड़ आते हैं जो इंसान को झकझोर देते हैं। बिल्कुल। और अगर हम निष्पक्ष रूप से बात करें तो स्रोतों में दी गई जानकारी के अनुसार उनके जीवन का वो दौर किसी भी व्यक्ति को तोड़ सकता था। हाँ, 1999-2000 के उस दौर की बात कर रही हैं, जब वो भारतीय टीम के कोच थे। हाँ, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहीं। भारत घरेलू मैदानों पर टेस्ट सीरीज हार गया, लेकिन असली तूफान तो मैदान के बाहर से आया। वो 1994 के मैच फिक्सिंग के आरोप जो मनोज प्रभाकर ने लगाए थे, उन आरोपों ने पूरे देश में एक भूचाल ला दिया था। एक ऐसा इंसान जिसे देश अपना सबसे बड़ा हीरो मानता था, उसकी सत्यनिष्ठा पर सीधा वार किया गया। और बीबीसी के हार्ड टॉक शो का वो दृश्य, वो बहुत भावुक था, जहां कपिल देव कैमरे के सामने नेशनल टेलीविजन पर रो पड़े थे। उस मानसिक दबाव को महसूस करना भी मुश्किल है। अंततः सितंबर 2000 में उन्होंने भारी मन से कोच पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन तथ्य ये बताते हैं कि कुछ ही महीनों बाद नवंबर 2000 में जब सीबीआई और बीसीसीआई के माधवन की विस्तृत रिपोर्ट सामने आई, तो तस्वीर पूरी तरह साफ हो गई। हाँ, उस रिपोर्ट में कपिल देव को सभी आरोपों से पूरी तरह मुक्त कर दिया गया। वो निर्दोष साबित हुए। उनके खिलाफ जब्ती भर भी सबूत नहीं मिला। लेकिन भले ही कानून ने उन्हें क्लीन चिट दे दी हो, उस विवाद ने एक गहरे घाव के रूप में उन्हें कुछ समय के लिए सार्वजनिक जीवन से दूर कर दिया था। तो इस सब का आखिर क्या मतलब है? मतलब जब किसी लीजेंड पर ऐसा झूठा लांछन लगता है तो अक्सर वो कड़वाहट से भर जाता है। इससे एक जरूरी सवाल खड़ा होता है कि आप उस अंधेरे से बाहर कैसे आते हैं? और उन्होंने जो रास्ता चुना वो हैरान करता है। 2003 में उन्होंने खुशी नाम के एक एनजीओ की स्थापना की, जो शिक्षा, स्वास्थ्य और समुदाय के लिए काम करता है। इसके अलावा वो पीजीटीआई के अध्यक्ष बने और गोल्फ जैसे खेल को, जिसे सिर्फ अमीरों का शौक माना जाता है, उसे आम लोगों के लिए सुलभ बनाने की मुहिम में जुट गए। यहीं पर इंसान के असली चरित्र की पहचान होती है। जब दुनिया आप पर सवाल उठाए तो आप पलटकर कड़वाहट की बजाय खुशी के माध्यम से स्कूलों का निर्माण करते हैं। सही बात है। और गोल्फ को आम जनता तक पहुंचाने की उनकी ये जिद उसी एलीट सिस्टम को तोड़ने का एक और प्रयास है, जो कभी तेज गेंदबाजी को सिर्फ विदेशियों की जागीर मानता था। ये बात हमें वापस उसी बचे हुए बच्चे की याद दिलाती है।
क्या ये सारी जद्दोजहद, चाहे वो एनजीओ खोलना हो या गोल्फ को सुलभ बनाना, क्या ये इसलिए नहीं है कि गली में खड़ा कोई भी बच्चा खुद को लेफ्ट ओवर महसूस ना करे? मैं सहमत हूँ। उनकी असली जीत वो 434 विकेट या बिजनेस नहीं है। उनकी असली जीत ये है कि उन्होंने उपेक्षा और दर्द को हमेशा कुछ बड़ा बनाने के लिए इस्तेमाल किया। तो इस पूरी चर्चा को अगर समेटा जाए तो सुनने वालों के लिए सबसे बड़ा निष्कर्ष ये है कि कपिल देव सिर्फ एक क्रिकेटर नहीं है, वो एक विचार है। एक नेवर गिव अप मानसिकता। बिल्कुल। जब तेज गेंदबाजी दूसरों का गुरूर था, उन्होंने उसे अपना हथियार बनाया। जब अंग्रेजी भाषा को दीवार बनाया गया, उन्होंने उसे तोड़ दिया। और गोल्फ को अमीरों के क्लब से निकालकर आम बच्चों के लिए खोल दिया। और आज जब एआई को भविष्य की सबसे जटिल तकनीक माना जा रहा है, तो वो उसमें भी इन्वेस्ट कर रहे हैं। जरा सोचने वाली बात है। अगर उस गली का एक लड़का, जिसे कोई अपनी टीम में नहीं लेना चाहता था, अगर वो अपनी जिद से पूरे देश का इतिहास बदल सकता है, दुनिया के स्टेडियम रोशन कर सकता है और एआई सेंटर्स खोल सकता है, तो हमारे आसपास ऐसे कितने ही बचे हुए लोग या आइडिया मौजूद होंगे। हाँ, जिन्हें शायद आज दुनिया कोई भाव नहीं दे रही, लेकिन अगर उन्हें सिर्फ एक मौका मिले तो कौन जाने वो आने वाले कल की पूरी दुनिया को अपनी रोशनी से जगमगा दें। ये सच में सोचने के लिए एक बहुत ही शक्तिशाली विचार है।